करेंगे। मुझे ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब इम्तियाज हुसैन वड़ाई साहब गहरी नजर रखते हैं सियासत पे, उनको वेलकम कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बादशाह काश साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। जी इम्तियाज भाई, ईरान और इजराइल की जो वार है, अक़वाम मुत्तहिदा में जलसे और मतलब कि इजलास जो है वो हो रहे हैं, और जो जंग बंदी है उसकी तरफ अभी तक कोई पेश कदमी नहीं हुई। क्या कहेंगे कि ये जंग किस तरफ जा रही है? क्योंकि ईरान जो है उसने भी कहा है कि अगर ज़मीनी हमला हुआ तो हम भी जंग में कूद पड़ेंगे, इस किस्म का उन्होंने बयान दिया है। तो आप इस पर क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है काजी साहब, इसमें हमेशा ये हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ। इस दफ़ा ज़रा शिद्दत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आप कह लें कि कैजुअलिटीज़ हुई हैं इसमें, और पहले भी होती रही है। पहले भी जब दिल करता है इसराइल जो है वो मुहाज खोल लेता रहा है कोने को बहाना डाल के। और आपने देखा कई वाक़यात जो कि रिपोर्ट होते रहते हैं जिसमें वहाँ भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बड़ी शदीद नौयत की, बच्चों तक को, खातीन तक को नहीं छोड़ा जाता। और अभी आपके सामने ही है, अभी आप फिगर बता रहे थे, कोई तकरीबन 3,000 के करीब जो है फ़लस्तीनी अब तक वहाँ पे शहीद हो चुके हैं, उसमें 900 के करीब बच्चे हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए। अब मतलब इस हद तक यानी ये सिचुएशन आ गई है कि एक तरह से कारपेट बैंकिंग जो होती है ना, बॉम्बिंग जैसी होती है, कारपेट बॉम्बिंग बगैर किसी देखे कि कहाँ कहाँ हो रही है। पहले होता था टारगेट होते थे, ये हॉस्पिटल्स हैं, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, या फलानी जगह है, ये डिप्लोमेट्स के एरियाज हैं, वहां पे वो नहीं करते थे। लेकिन अब इस दफा क्या है, इस दफा बिला दरेक हॉस्पिटल्स के ऊपर भी अटैक किया जा रहा है, मसाजिद के ऊपर भी अटैक किया जा रहा है, मतलब कोई जगह छोड़ी नहीं जा रही। अब इसमें देखिए मेन चीज ये है कि अगर देखा जाए तो अमेरिका और बाकी ममालिक जो हैं, जिसमें आपका मुल्क भी शामिल है, बरतानिया, वो उनके साथ है। हमारे हमारे वजीर आजम जो है, यहाँ के पीएम जो है, उन्होंने साफ कह दिया कि आई स्टैंड विद इजराइल। जी बिल्कुल। और आज आपको पता है कि एक डेवलपमेंट हुई थी कि रशिया ने यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जंग बंदी के लिए एक रेजोल्यूशन जो थी वो मूव की थी, और उसको बरतानिया ने और अमेरिका ने दोनों ने वीटो कर दिया। और उसमें उसमें जो प्ली थी वो ये थी कि अगर ये जो इंसानी हकूक की वजह से वहां पे चूंकि बड़ी मर्ग हो रही है, मतलब बहुत सारे लोग मर रहे हैं, खुराक का बहरान बन गया है, तिब्बी सहूलतें नहीं मिल पा रही, इस तरह की जो बेसिक नीड्स है, पानी जो है उसकी कमी हो रही है, तो इस जंग को फौरी तौर पर रोका जाए। लेकिन इन दो मुल्कों ने उसको वीटो कर दिया, जब सुपर बाईस के अलावा दूसरे कुछ ममालिक ने मुखालफत की उसकी, लेकिन बाद ये वीटो पावर वाले मुल्क थे। तो अब देखिए एक ऐसी इंटरनेशनल बॉडी, वही नॉन डेमोक्रेटिक है, मैं समझता हूँ। जमहूरियत कहाँ आएगी, मुझे ये बताए ना। बाकी मुल्कों के अंदर जमहूरियत कहाँ, किसका हम ख्वाब देखते हैं? यानी एक सिक्योरिटी काउंसिल है जो कि यूनाइटेड नेशन है, पूरी दुनिया की नुमाइंदा तंजीम है, उसके अंदर वीटो पावर दी गई है कुछ ममालिक को, जो बड़े ममालिक हैं। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि अमेरिका ने, बल्कि यहाँ तक अमेरिका ने जो मुबैना तौर पर वहां पे उन्होंने पहली खेप भी भेज दी है गोला बारूद और असला वसला की इसराइल के अंदर, और वो खुल के आप कह लें कि इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी तरह आपने अभी बता दिया कि बरतानिया की जो हुकूमत है उसकी भी यही पॉलिसी है। इस तरह और बहुत सारे ममालिक भी ऐसे ही हैं जो इस तरह की पॉलिसी रखते हैं। असल में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये जो मजहबी कहते तो है ना कि जी हमें मजहबी तासुब नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूँ दिस इज ऑल रिलीजियस प्रेजुडिस। आप देखिए कि ये शायद वो सलेबी जंगों को भूले नहीं है ये लोग ना। अब अभी भी आपने याद होगा कि प्रेसिडेंट बुश थे, उन्होंने क्रूसेड कह दिया था उस वक्त, एक दफा एक तकरीर के अंदर कह बात करते करते फ्लो में वो कह गए थे। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि ये नहीं सोचते यार ये पहले इंसान है, ठीक है ना, पहले इंसान है, फिर कोई मुसलमान है, फिर कोई हिंदू है, फिर ईसाई है, जीव है, वगैरह वगैरह। ये फेथ है ना, किसी का कोई भी फेथ है जिसको अच्छा समझता है वो उस पर चले, लेकिन पहले इंसान तो समझे ना। अब इंसान अब ये वो चीज है उससे बिल्कुल आरी हो गए हैं। और आप देखिए कि जिस तरीके से वहां पे वो हो रहा है। अब ईरान ने जो ऐलान किया है, असल में एक थोड़ा सा आपको पता ही है कि वहां पे थोड़ा सा उनका मसल की एतबार से भी उनकी फॉलोइंग वहां पे है, और इस जंग के अंदर जो लोग हिस्सा ले रहे हैं वो उनका जरा इनके साथ वो मसलक के लिहाज से वो करीब है काफी। तो ईरान जो है उसने वो कह दिया भारत, लेकिन ईरान अकेला क्या करेगा बेचारा, क्योंकि आपको पता ही है कि उसके ऊपर पहले कई सालों से पाबंदियां लगी हुई थी। जिस तरह उसने ग्रो करना था, जैसे वो ग्रो शहनशाह ईरान के जमाने में कर रहा था, वो तो रुक गया ना, काम प्रोसेस रुका हुआ है उसका। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अच्छा, फिर इसके बाद जो दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं जो
मिस्र जो है वो बॉर्डर नहीं खोल रहा अभी तक, पता चला है जी कि वो जो महाजरीन है फलस्तीनी जी जी, रफा का बॉर्डर है। वैसे अफसोस की बात तो ये है ना इम्तियाज भाई कि जो लोग वहां से फरार का रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं, उनको जाना मार रहे चाहते हैं हैं, जी उनको जी। भी वो बढ़ा रहे हैं, उन पर भी वो हमले कर रहे हैं निहत्थे लोगों पर। बहुत ही अफसोसनाक जो सिचुएशन है वो है जी। तो बहरहाल इसमें ये मैं समझता हूँ कि इसमें जो मुसलमान हैं हमारे ममालिक, ये दुनियावी असल में चीज वही है ना जी कि हमने दुनिया सब समझ ली है ना। हुकूमत आपको पता है केयर टेकर सेटअप है, मैंडेटेड जो होती है, जिसको अवाम का मैंडेट होता है हुकूमत को, वो नहीं बैठी। अगर वो कोई हुकूमत होती शायद उसका और तरह का अंदाज होता है बात करने का। अब इनका जो मैंडेट वो चंद महीनों का है, और इसलिए लिहाज से ये ज़ाहिर बात है कि ये उस तरह की वो स्टेप्स वो नहीं ले सकते। जी ये जी, एक हैंडीकैप है हमारे पास जी। लेकिन चंद महीनों का जो मैंडेट है सर, लेकिन दौरे जो है वो पूरी दुनिया के हैं। हाँ नहीं, उसमें असल में एक अमेंडमेंट कर गया है ना, उसके अंदर अमेंडमेंट जी ये जी, कर गया है कि वो इकोनॉमी के ऊपर वो मतलब पॉलिसी पॉलिसी क्या लेके स्टेप्स ले सकते हैं केयर टेकर सही। सेटअप जो है। ये एक अमेंडमेंट कर गया जाते जाते ना पीडीएम की गवर्नमेंट जो है। भाई अब थोड़ा सा आते हैं पाकिस्तानी सियासत की तरफ, जो आप क्योंकि कानून से आपका ताल्लुक है। ये जो साइफर का मुकदमा है, इसको जेल में ट्रायल करने का क्या मकसद है? और क्योंकि पहले जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि अदालती कहती थी कि इमरान खान को पेश करो, वो कहते थे कि मुझे वीडियो लिंक पर ले लो, लेकिन ऐसा नहीं होता था, वो कहते थे नहीं पेश ही करो। तो अब जेल से निकाल कर अदालत में पेश करने का मतलब ये क्यों ऐसे हो रहा है? देखिए मेन चीज ये है कि ये तो अंडरस्टूड है कि चूंकि जब वो जेल से अगर उनको अदालत में लाया जाएगा, अदालत में आधा दिन रहेंगे, फिर उसके बाद वहां से वो वापस जाएंगे। इस दौरान उनका कॉन्टैक्ट जो है, जाहिर बात है कि उसमें कोई ना कोई जर्नलिस्ट के साथ भी रब्ता डायरेक्ट हो सकता है और बातचीत दो चार बातें कर सकते हैं वहां पे। इसी तरह बाकी जो लोग हैं, जो उनकी पार्टी के लोग हैं या जो बचे खुचे पार्टी के लोग रह गए हैं या वकला हैं, अभी तो लिमिटेड लोग जाते हैं ना, जो उनको इजाजत मिलती है, दो चार बंदे जाते हैं जेल में जाके मिलते हैं, वो भी वकला ही होते हैं ज्यादा। तो इस लिहाज से फिर वो एक तो उनको ये जरा थोड़ा सा होगा। फिर उसके बाद सारे दिन जाहिर बात है कि पॉपुलर लीडर तो है ना वो, अवाम का जी जी, जो वोट बैंक है उसमें हाईएस्ट वोट जो है उनके पास है। तो उसमें यकीनन लोग भी सड़कों पे निकल सकते हैं और वहां पे फिर दोबारा सोशल पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो सकती हैं, उसमें रैलियां भी हो सकती हैं, इंकरेजमेंट हो सकती है। अपने लीडर को देख के आपने देखा ना कि लोगों के हौसले भी बुलंद हो जाते हैं ना। अभी सहमे दबे बैठे हैं वो अभी फिर तो उसके अभी तो अंदर वो अभी तो वो इम्तियाज भाई फलस्तीन के लिए निकलते हैं तो उनको धार लिया जाता है। तो रिवाइवल, वो रिवाइवल हो सकता है ना, एक तो ये। अच्छा प्लस इसके साथ साथ जाहिर बात है कि पुलिस या बाकी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जिनकी ड्यूटियां करनी पड़ेगी, वो एक पूरा एक एक्टिविटी है ना कि जेल से लाना और उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर लाना, फिर वहां पे अदालत में पेश करना। अच्छा उस दौरान फिर थ्रेट भी, लाइफ थ्रेट भी, इसको भी हम रूल आउट नहीं करते क्योंकि जाहिर बात है जब एक्सपोज होंगे तो ऐसी सूरत में लाइफ थ्रेट भी हो सकते हैं। और इस चूंकि वो हुकूमत की कस्टडी में है, आप कह लें जेल में हैं या पुलिस की कस्टडी में हैं, अगर उस दौरान उनको कुछ होता है तो यकीनन ये फिर काफ़ी हद तक जिम्मेदारी फिर इन पे आ सकती है। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने इसका शार्टस ये रखा हुआ है कि एक तो इनकी इंटरेक्शन बाकी लोगों के साथ ना हो, एक तो पहलू ये सबसे पहले जो मैं समझता हूँ ना लाने का ना कोर्ट के जी अंदर। जी, और वैसे तो अदरवाइज तो देखें ना ओपन कोर्ट में हियरिंग होती है ना। अब जेल के अंदर भी अगर आपने करना है तो फिर ओपन हियरिंग की इजाजत दें, वहां भी लोगों को जाने की इजाजत दें जो सुनना चाहता है। क्योंकि अगर ओपन कोर्ट में हो रहा है, अगर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही जो सीक्रेट की जा रही है, तो ऐसी सूरत में तो वो भी उसको ओपन कर दिया जाए। जेल के अंदर जो भी जहां जैसा बैठते हैं जाके अदालत लगाते हैं, उसको आम लोगों के लिए ओपन कर दें। जो बेशक उनको सर्च करके भेजिए उनको, या तलाशी लेके भेजिए या लिमिटेड नंबर पे भेजिए, लेकिन दे शुड बी अलाउड। तो मेन मेरा ख्याल वो यही वजह है कि उनका वो नहीं चाह रहे कि पब्लिक के साथ या बाकी लोगों के साथ इंटरेक्शन जो है हो पाए और उनका दोबारा एक्सपोजर हो। तो एक तो यही वजह बन रही है जो है। अब रहा सवाल साइफर, उसके ऊपर भी आप कहेंगे तो साइफर जो है जी उसको उन्होंने एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उस चीफ एग्जीक्यूटिव थे और कैबिनेट की अप्रूवल के साथ कर दिया था, डीक्लासिफाई कर दिया था। और उस लिहाज से वो केस वैसे अगर देखा जाए मेरिट पे तो उसके अंदर सजा के जो चांसेस लीगली स्पीकिंग वो कम ही लगते हैं मुझे। ये अलग बात है कि हर जज की अपनी एक अप्रोच होती है। अब ये जो जज साहब सुन रहे हैं इनकी क्या अप्रोच है या वैसे किस तो चीज को। इम्तियाज भाई, वैसे तो अदालतों में हमारे बड़ी माजरत के साथ जो जजेस हैं, वो जिस मुकदमे को नहीं सुनना चाहते बीमार हो जाते हैं या छुट्टी पे चले जाते हैं,
और इमरान खान साहब के केसेस में तो ज्यादातर यही हुआ है। नहीं, इसमें नहीं, लेकिन इमरान खान साहब को आला जुडिशरी से मैं समझता हूँ रिलीफ भी मिला है कई जगहों पे। जैसे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहाई दिलाई थी जब ये अरेस्ट हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कंपाउंड के अंदर। तो मतलब इनके हक में भी फैसले काफी आए हैं, इनको बेलें भी काफी मिलती रही हैं, प्रोटेक्टिव बेलें भी मिलती रही हैं, उसके बाद भी इनको इंटरम बेल्स भी मिलती रही हैं। तो मेरा मकसद कहने का है कि हम ये कहेंगे कि टोटल जुडिशरी नहीं, टोटल जुडिशरी नहीं है, उसमें चंद टोटल मैं भी नहीं कह रहा सर, टोटल मैं भी नहीं कह रहा, कुछ जजेस जो है, कुछ जजेस हो सकता है उनका अपना एक वे ऑफ अप्रोच हो या उनकी अपनी थिंकिंग हो। देखे ना, अब जैसे अभी ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट में, वो जो था इसका सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हवाले से और उनका जो प्रोसीजर है उसके हवाले से, उसमें आपके सामने ही है कि एक तरफ जजेस हैं 10 और 5, उस पर उन्होंने फैसला दे दिया उसके हक में, लेकिन साथ ही वो जो थी उसको बैक डेट से जो उसकी इंप्लीमेंटेशन होनी थी अपील का हक देने की, उसके ऊपर 9 और 6 का वो आ गया, ठीक है ना, 9 ने मुखालफत कर दी। तो मेरा मकसद कहने का इससे इज़हार होता है कि जजेस जो है अपना इंडिपेंडेंट दिमाग अप्लाई कर रहे हैं, इससे ये इज़हार होता है ना, अदरवाइज वहां भी वो कर जाते, उसको फायदा पहुंचा जाते। तो अच्छा, उसके एंगल में मैं एक आपको चीज और कहना चाहूंगा, मेरा ख्याल है कि इससे थोड़ा सा फायदा मियां शहबाज शरीफ साहब को मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। वो जो उनको जो उनकी अमेंडमेंट है उसके ऊपर जो ये पोर्शन जो है ना जिसमें बैक डेट से अपील का हक जो खत्म कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो वो मैं समझता हूं कि उसका अल्टीमेटली बेनिफिट जो है वो बेनिफिशियरी कौन बनेगा, वो मियां शहबाज शरीफ साहब। यानी कि आपका कहने का मकसद है कि एक बार फिर शहबाज शरीफ को मौका मिलेगा। हाँ, उनको मौका। अच्छा, वैसे भी उनके बारे में लोग कहते हैं जी ज्यादा एक्सेप्टेबल है, बिकॉज कहते हैं लोग जी फ्लेक्सिबल हैं। अब मैं वो बात तो नहीं दोहराना चाहता जो बाद एंकर जो है वो अपने यूट्यूब पे कहते हैं, बहरहाल बाकी एक्सेप्टेबल है वो। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ एक तो ये कि उसका हो सकता है कि आई डोंट नो, अब अपील तो कर दी, आज की इतला आपको बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ जो है अपील कर दी है। साहब जो हैं वो वापस आ रहे हैं, और आपके ख्याल में क्या जो हमारे अदारे हैं जो मतलब कि करता धरता अदारे हैं, यानी कि वो सब के सब इनके लिए रास्ता साफ कर रहे हैं कि वो आ जाए, क्योंकि वो तो मुजरिम है, और एक मुजरिम जो है उसको हमारा एम्बेसडर लंदन में जाके एयरपोर्ट में छोड़ के आता है और बड़ी सलाह मशवरा भी देते हैं उनको कि जी अपना बयानिया ऐसा चेंज करे और वैसा चेंज करे। तो आपका क्या ख्याल है जब ये वहां पहुंचेंगे तो हमारी अदालतें जो है उनका एक बार फिर इम्तिहान नहीं होगा? देखिए, बात ये है कि चूंकि आम लोग पे जिन पे एलिगेशन होते हैं, कोई एफआईआर उनके खिलाफ होती है या केस होता है, तो उसमें आम तौर पे प्रोटेक्टिव बेल जो है वो हमारे पास में हमारी आला अदलिया देती रही है उनको ना, इसमें हर मिलती रही है। इसमें तो वो एक प्रेसिडेंट्स मौजूद है, एक कन्विक्टेड है, और कन्विक्शन के बाद इनको बाकायदा एक आपको याद होगा कि एक गारंटी के ऊपर जो कि इनके भाई ने इनके बिहाफ पे 50 रुपए की गारंटी जी जमा करवाई थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। ये बाहर गए थे और चंद वीक्स के लिए गए थे, और उसके बाद जो उसके अंदर अरेंजमेंट था कि मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी, सब कुछ होगा, ये होगा वो होगा, वो भी नहीं होता रहा और इतना अर्सा गुजर गया। तो इस लिहाज से इनका स्टेटस कुछ और है वैसे, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या उनको वो रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये, लेकिन ये कल या परसों पता लग जाना है, क्योंकि जाहिर बात है कि उनके जो वकला हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मूव कर रहे हैं कि इनको बेल दे दी जाए और ताकि ये कोर्ट में आके सरेंडर कर सके या जो भी कुछ है, क्योंकि आपको याद है इनकी जो अपील है वो भी इनफ्रक्चुअस हो चुकी है। तो उस लिहाज से चूंकि ये मुल्क से फरार थे तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बहरहाल लेट्स सी व्हाट हैपेंस एक्चुअली। तो कोर्ट का फैसला उसके अंदर मैं नहीं चाहता कि पहले मैं कोई ऐसी कोई चह में गोइयां करूंगा जिसके ऊपर कोर्ट के ऊपर इन्फ्लुएंस होने का एक इंप्रेशन पड़े, लेकिन बहरहाल ये कोर्ट विल डिसाइड। इस लेवल का लीडर होता है ना जिसके ऊपर कौम इतना ट्रस्ट करती है, उसकी ऑनेस्टी के ऊपर, खासतौर पे फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के ऊपर, उसको हर चीज से बड़ा अबव रहना चाहिए, मुताद रहना चाहिए। अगर ये जुर्म नहीं है कोई चीज, अगर उसने पैसे दे के ले ली कानून के मुताबिक और उसके बाद उसको सेल कर दे, चूंकि जब उसकी वो प्रॉपर्टी बन गई तो ज़ाहिर है वो उसको सेल करे या किसी और को दे, उसकी मर्जी है। लेकिन क्योंकि जिस तरह का जिस लेवल का लीडर है इमरान खान, उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करती कौम ना कि वो इस लेवल पे आके वो अपना जो एक इतना बड़ा जिसका कद हो और जो अरबों रुपया खर्च कर चुका हो, आप कह लें कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर,
उससे ये बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन की जाती है। इस पे मैं पहले प्रोग्राम में काई साहब को कहता रहा हूं कि ये उनको नहीं करना चाहिए था, ना करते तो बेहतर था। अच्छा, अब राजपाल आप कहते हैं अब आप कहते हैं जी वापस दे दें। अब ये एक चीज जेल में रख ले, जो क्रिमिनल केस होता है ना, उसमें वापस देने का मतलब होता है रिकवरी, ठीक है, वो माफी नहीं मिलती उससे, रिकवरी भी होती है और एडमिशन भी हो जाती है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो एडमिशन है और रिकवरी हो जाती है और उसमें सलाह भी हो जाती है फिर, ठीक है ना। इसलिए मैं जो वकला हैं इमरान खान साहब के, वो बेहतर समझते हैं, मैं उस पर कोई वो नहीं कहना चाह रहा, उनको एडवाइस करना चाह रहा, तो उस पर ऐड कर दूं। अब नवाशी साहब जो है जी वापस आ रहे हैं, और इसमें यहाँ पे आपने देखा कि जितने जलसे अभी तक किए गए हैं और लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को आपके लिए मोबिलाइज करने के लिए, वो कोई कामयाब नहीं रहे, क्योंकि वो क्राउड को पुल नहीं कर सके। उसमें मरियम नवाज हालांकि क्राउड पुलर हैं, वो भी गई हैं, उन्होंने भी उस तरीके से लोगों का जो है आप कह लें कि जो रिस्पॉन्स है वो नहीं मिल सका। इसी तरह पिछले दिनों मैं देख रहा था, ख्वाजा साद रफीक एक जलसे से खिताब कर रहे थे पिंडी के अंदर, तो वो उसकी तस्वीरें भी चाह रही थी। जी, ये किस किस्म के बयानात हैं इम्तियाज भाई? देखिए, बात यह है कि ये तो हम किसी भी इंसान को, बड़े वलीउल्लाह हमने देखे हैं, बड़े बड़े हमने देखे कि वो खुद उनको पता नहीं होता था, वो कहते हैं हम अपने बारे में कुछ नहीं कह सकते कि हमारा क्या बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तो सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, पर ये आप अंदाजा लगा सकते हैं इनकी सोच का। और यही वजह है कि उसमें कायदम सानी भी कहा जाता है उनको, और मतलब कई तस्वीर भी मैंने खुद भी देखी है जिसके नीचे कायदम सानी लिखा हुआ था। तो मकसद कहने का ये है कि कायदम कहाँ, उनके कद का लीडर तो बाद में पाकिस्तान में पैदा ही कोई नहीं हुआ, मैं समझता हूँ। तो उस लेवल का उसके साथ मिलाना एक ऐसे शख्स को जिसके ऊपर इल्जामात लगे हुए हैं बहुत सारे और सजा भी हो चुकी है, और फिर जन्नत पहले तो अपने आप को क्लियर करवाए ना। ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिशमेंट का मुल्की आईनी और कानून से भोंडा मजाक और आईनी अदारों के मुंह पर जोरदार तमाचा जो भी है ये लिखा हुआ है। तो ये कहते हैं कि अदारे जो हैं उनके लिए ये सही चीज नहीं है जो ये कर रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, क्वेश्चन ये है कि अगर तो ये मतलब जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लोग कर रहे हैं और इसके पीछे वाकई कोई अदारे हैं, तो मैं उसको हमेशा ये कहूँगा कि ये मुनासिब नहीं है, ठीक है ना। चूंकि अदारों ने पहले ऐलान किया था कि वो ए पॉलिटिकल है, वो सियासत से उनका ताल्लुक कोई नहीं है। तो अगर वो सियासत से ताल्लुक नहीं है, तो अगर ये इल्ज़ाम उन पे ये लग रहा है, तो उनको चाहिए इसको क्लैरिफाई कर दें ना, इसको क्लैरिफाई ये कर रहे, मतलब ठीक है, वट एवर जो भी कोई कर रहा है, अगर गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट के कोई लोग कर रहे हैं, तो वो जाने, उनका काम जाने, अदारे जो है उनको चाहिए अपनी पोजीशन या क्लियर कर दें। ऐसा मतलब जाहिर बात है कि एक अवाम का एक रिश्ता है ना, ताल्लुक है अदारों के साथ हम हमेशा फौज से मोहब्बत करते हैं ना, और जाहिर वो उसकी कुर्बानियां भी देते हैं। आप देखें रोज हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई शहीद हो रहा होता है ना। तो उसमें मैं समझता हूँ कि वो जो रिश्ते के अंदर थोड़ी सी आप कह लें कि फासला आ चुका है, थोड़ा फासला आ चुका है, ये मानना पड़ेगा। इसमें मजीद ताकि फासला ना बने और ये इस तरह के जो इल्ज़ाम लगते हैं या बिटवीन दी लाइन लोग बात करते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, इसको मैं कहता हूँ कि ISPR की तरफ से इसको बड़ा स्ट्रांगली क्लैरिफाई कर देना चाहिए और इसको आप कह लें कि अब तरदीद करनी चाहिए कि इसमें हमारी कोई अमल दखल नहीं है। अब रहा सवाल ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लोग कर रहे हैं, अब देखिए मैं समझता हूँ कि पहले भी सियासी वर्कर्स होते थे, उनके साथ भी बड़ा बड़ा होता रहा। आपको पता है कि शाही किला होता था बड़ा मशहूर, और वहां पे लोगों को रखा जाता था, सियासी मुखालफिन को, अयूब के जमाने में, उसके बाद भी। तो लेकिन इस तरह नहीं लोग टूटते थे जिससे अब ये टूट रहे हैं, मेरा मकसद कहने का है। और जो नहीं टूटे आपके सामने, अली मोहम्मद वगैरह हैं आपके सामने ना, आपके सामने सर ये टूट रहे हैं, ये तोड़े जा रहे हैं। नहीं, जो भी है मैं समझता हूँ। देखो बात ये है कि एक पॉलिटिकल स्ट्रगल जो होती है उसके अंदर मैं समझता हूँ कि इतना स्ट्रॉन्ग तो बंदे, जब आप एक स्ट्रगल के अंदर जाते हैं, सियासी स्ट्रगल के अंदर, तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि हर तरह के हालात हो सकते हैं ना। तो उसमें मैं ये समझता हूँ फरूख हबीब जो हैं वो तो शुरू से PTI के साथ हैं, तालिब इल्मी के जमाने से, तो नजरियाती मतलब ये कारकुन थे, तो फिर तोड़ा ही गया ना उनको। नहीं, इसमें दो पहलू भी हैं। एक पहलू ये भी ज़हन में रख लें, क्योंकि जैसे इस वक्त जो पोजीशन चल रही है कि आमतौर पर लोग कहते हैं जी, एक तो कहते हैं इलेक्शन ही नहीं होने, ठीक है ना जी, एक अफवाह ये है। हालांकि मेरा ख्याल है कि जनवरी या फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, फरवरी में जरूर हो जाएंगे, मेरा ख्याल है, मेरी सेंस में। अच्छा, अब दूसरा ये है कि
साथ ये उम्मीद नाउमीदी के भी आप पीटिएगा तो कोई फ्यूचर नहीं, खत्म है, ये है वो है फलाना फलाना। इसमें सम टाइम कुछ लोग अपने तौर पे डिसीजन कर लेते हैं, लेकिन इसके बारे में इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि किन हालात में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि एक ही तरह की दो तीन लोगों ने की है। इसमें कोई ना कोई बात ऐसी हो सकती है जिसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने कहा है कि जो अदारे जिनके ऊपर बिटवीन द लाइन इल्ज़ाम लगता है उनको चाहिए इसको क्लैरिफाई करवा दें और इसका जो है वो इसका तरदीद करें, ताकि जो अवाम है उनको क्लियर हो जाए और जो अदारे हैं उनका जो इमेज है वो अवाम की नज़रों में बरकरार है। चूंकि हमेशा देखें ना, हम तो कहते हैं कि हमारे ये अदारे हैं जो कि हमारे अजली दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं, कश्मीर के बारे में स्टेप्स लेते हैं, बहुत सारे खिदमात हैं अदारों की ना, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। और दुनिया की एपेक्स जो एजेंसीज है उनमें से एक ये भी हमारी एजेंसी भी काउंट होती है उसके अंदर। तो इस लिहाज से दे आर प्रोफेशनल पीपल, तो इसमें बेहतर है कि इसकी ये जो इंप्रेशन है इसको आप कह लें कि उसकी तरदीद होनी चाहिए जी। लेकिन इम्तियाज भाई, हमारे जो अदारे हैं ना, उन्होंने खुद को भी कुछ इस मुसीबत में डाल लिया है। जैसे इमरान रियाज जो हैं वो इतना अरसा गायब रहे हैं और हर अदारा यही कहता रहा है हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि अदारों का भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा अमल दखल तो है ना। नहीं, क्वेश्चन ये है कि जब एक बंदा छूट के आया ये तो फिर उसको चाहिए ना बता दे, क्वेश्चन तो वो ये बताएगा, लेकिन अभी हालात नहीं है। तो फिर जाहिर बात है कि उसमें देखे जब डायरेक्ट देखे ना, मैं चूंकि वकील हूं तो मैं जब तक एग्जैक्ट सबूत मेरे सामने नहीं आता ना इन ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है ना, उस वक्त मैं उसके ऊपर कमेंट्स करना मुनासिब नहीं समझता, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ जी। चले ठीक है इम्तियाज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।